अफजल गुरु की कहानी किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि यह कश्मीर की उस पीढ़ी की कहानी है जो सपनों और हालात के बीच पिस गई। 1969 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में जन्मे अफजल का शुरुआती जीवन किसी भी आम कश्मीरी नौजवान जैसा ही था। उसके परिवार वाले चाहते थे कि वह खूब पढ़े लिखे और एक बड़ा आदमी बने। उसकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि वह मेडिकल की पढ़ाई करे और डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। उसने इसके लिए मेहनत भी की और प्री मेडिकल परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक तंगी और घर की बिगड़ती हालत ने उसके सपनों के पंख काट दिए और उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छूटने के बाद अफजल की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। 1990 का दशक कश्मीर के लिए उथल पुथल का दौर था। चारों तरफ बंदूकें, नारे और एक अनिश्चित भविष्य का माहौल था। इसी माहौल में कई युवाओं की तरह अफजल भी हथियार उठाने के रास्ते पर चल पड़ा और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन से जुड़ गया। हालांकि उसका यह दौर बहुत लंबा नहीं चला। कुछ ही समय बाद उसने संगठन छोड़ दिया और मुख्य धारा की जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगा। वह दिल्ली आया और यहाँ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगा। उसने एक कमीशन एजेंट के तौर पर भी काम किया, लेकिन उसकी पहचान पर कश्मीर का साया हमेशा मंडराता रहा। उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की नजर में वह हमेशा एक पूर्व आतंकी ही बना रहा, जिसे शक की निगाह से देखा जाता था। उसने शादी की, एक बच्चे का पिता बना और एक सामान्य जीवन जीने की हर मुमकिन कोशिश की। वह चाहता था कि उसका बेटा उस माहौल से दूर रहे जिसमें उसका अपना बचपन और जवानी गुजरी थी, लेकिन इतिहास की परतें इतनी गहरी थीं कि उनसे निकल पाना शायद उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। उसकी जिंदगी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ एक सामान्य गृहस्थ जीवन का सपना था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा अतीत जो बार बार दरवाजे पर दस्तक देता था। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें अफजल गुरु का नाम 13 दिसंबर 2001 के बाद हमेशा के लिए बदल गया। एक डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला नौजवान, जो बाद में जिंदगी की मुख्य धारा में लौटना चाहता था, अचानक भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के केंद्र में आ गया। उसकी जिंदगी की यह यात्रा दिखाती है कि कैसे कश्मीर के हालात ने अनगिनत युवाओं के भविष्य को एक ऐसी दिशा दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे दौर की है जहां सपने टूटते थे और उनकी जगह बंदूकें ले लेती थीं। यह समझने की कोशिश करना जरूरी है कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थीं जो एक पढ़े लिखे नौजवान को इस रास्ते पर ले गईं। 13 दिसंबर 2001 की वह सर्द सुबह भारत के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। उस दिन देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ सामान्य था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और देश के तमाम बड़े नेता संसद भवन में मौजूद थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था, तेजी से संसद परिसर में दाखिल हुई। सुरक्षा कर्मियों को शक होता, इससे पहले ही उस कार से 5 हथियारबंद आतंकवादी निकले और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटक थे। उनका इरादा साफ था, वे भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक को निशाना बनाने आए थे। संसद परिसर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की। लगभग 45 मिनट तक दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। यह केवल एक मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। एक माली की भी जान चली गई। सुरक्षा बलों की बहादुरी के कारण आतंकवादी संसद भवन के मुख्य हिस्से में दाखिल नहीं हो पाए और सभी 5 हमलावर मारे गए। लेकिन इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमले के तुरंत बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिन रात एक कर दिया और कुछ ही दिनों के भीतर इस साजिश की कड़ियां जोड़ने का दावा किया। जांच का पहला सिरा उस कार से मिला जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया था। इसी जांच के आधार पर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, जिनमें
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर S.A.R. गिलानी, शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफसान गुरु शामिल थे। इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया जो था अफजल गुरु का। पुलिस ने दावा किया कि अफजल गुरु इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा था, जिसने आतंकवादियों को दिल्ली में रुकने, हथियार खरीदने और आने जाने में मदद की थी। अफजल गुरु की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई। पुलिस के मुताबिक अफजल ने ही आतंकवादियों को दिल्ली में ठिकाना मुहैया कराया था, उन्हें सिम कार्ड खरीद कर दिए थे और हमले में इस्तेमाल हुई कार भी उसी ने खरीदी थी। पुलिस ने अपने दावों के समर्थन में कॉल रिकॉर्ड्स, बरामद किए गए मोबाइल फोन, अफजल के कथित कबूलनामे को सबूत के तौर पर पेश किया। हालांकि अफजल ने बाद में कहा कि उसका कबूलनामा दबाव में लिया गया था और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। लेकिन इस एक गिरफ्तारी ने अफजल गुरु को एक आम कश्मीरी से देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया और आखिरी अध्याय शुरू हुआ। अफजल गुरु का मामला जब अदालत में पहुंचा तो यह सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा, न्याय और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। निचली अदालत यानी पोटा कोर्ट में सुनवाई तेजी से चली। अभियोजन पक्ष ने अफजल को साजिश का मुख्य सूत्रधार बताते हुए दलील दी कि उसी ने हमलावरों को हर तरह की मदद मुहैया कराई थी। सबूत के तौर पर उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लैपटॉप से मिली जानकारी और उसके द्वारा की गई शिनाख्त को पेश किया गया। 2002 में निचली अदालत ने अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु और S.A.R. गिलानी को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। यह फैसला देश के लिए एक बड़े संदेश की तरह था। इसके बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में S.A.R. गिलानी और अफसान गुरु को पूरी तरह से बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को 10 साल की कैद में बदल दिया गया। उच्च न्यायालय का यह फैसला दिखाता था कि अभियोजन पक्ष के कुछ सबूत कमजोर थे, लेकिन अदालत अफजल गुरु की भूमिका को लेकर आश्वस्त थी। यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर था, जहां इस पर अंतिम फैसला होना था। पूरे देश की निगाहें इस केस पर टिकी हुई थी। 4 अगस्त 2005 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। अपने फैसले में अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसने आने वाले कई सालों तक बहस को जन्म दिया। अदालत ने कहा कि परिस्थितिजन्य सबूत इतने पुख्ता हैं कि अफजल का दोष साबित होता है और इस अपराध की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है, ताकि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को संतुष्टि मिल सके। यह वाक्यांश सामूहिक अंतरात्मा कानूनी बहसों का केंद्र बन गया। आलोचकों ने कहा कि न्याय सबूतों पर आधारित होना चाहिए, न कि समाज की भावनाओं पर। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम था। अदालत ने माना कि भले ही अफजल किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य न रहा हो, लेकिन उसने जो मदद पहुंचाई वह राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बराबर थी। इस फैसले के बाद अफजल गुरु के पास कानूनी तौर पर एक ही रास्ता बचा था, राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया ने भारत की न्याय प्रणाली की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों को उजागर किया। एक तरफ जहां 3 आरोपियों को बरी किया गया, वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी को मिले मृत्युदंड ने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए, जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से मौत की सजा की पुष्टि के बाद अफजल गुरु की पत्नी ने 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के समक्ष दया याचिका दायर की। यह याचिका कई सालों तक फाइलों में दबी रही। इस दौरान सरकारें बदलती रहीं, राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन अफजल की किस्मत का फैसला अधर में लटका रहा। ये देरी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गई। मानवाधिकार संगठनों का कहना था कि इतने लंबे समय तक किसी को मौत की सजा के इंतजार में रखना भी एक तरह की क्रूरता है। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस पर फैसला लेने से बचने की कोशिश भी दिख रही थी, क्योंकि यह एक बेहद संवेदनशील मामला था, जिसके कश्मीर और देश की राजनीति पर गहरे असर हो सकते थे। आखिरकार जनवरी 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने
अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सरकार ने फांसी की प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा। 9 फरवरी 2013 की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। उसके परिवार को इसकी सूचना फांसी के बाद स्पीड पोस्ट के जरिए दी गई, जो उन तक 2 दिन बाद पहुंची। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसके शव को परिवार को सौंपने से भी इनकार कर दिया और उसे जेल परिसर में ही दफना दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अफजल गुरु की फांसी पर देश में और खासकर कश्मीर घाटी में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कश्मीर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। कई लोगों ने इसे न्यायिक हत्या करार दिया। मानवाधिकार समूहों ने तर्क दिया कि अफजल को मुकदमे के दौरान अपनी पसंद का वकील नहीं मिला और उसे निष्पक्ष सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जताई कि इस फांसी से कश्मीरी युवाओं में अलगाव की भावना और गहरा सकती है। वहीं देश के एक बड़े हिस्से ने इस फांसी को आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश और संसद हमले के पीड़ितों के लिए न्याय माना। अफजल गुरु का मामला आज भी भारत के लिए कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। यह मामला सिर्फ आतंकवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह कश्मीर के मुद्दे, मानवाधिकारों, न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और राजनीति के दबाव से भी जुड़ा है। 2025 में भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उसकी कब्र को लेकर भी विवाद खड़े किए जाते हैं। यह दिखाता है कि अफजल गुरु का नाम आज भी एक प्रतीक बना हुआ है। कुछ के लिए वह एक आतंकवादी है तो कुछ के लिए वह राष्ट्रीय दमन का शिकार। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय का असली मतलब क्या है और क्या मौत की सजा ऐसे जटिल सवालों का सही जवाब हो सकती है।